अच्छा ठीक है। देखो बच्चे क्यों बैठे हुए सारे बच्चे, मगर हमारी औलाद की मिस नजर नहीं आ रहा। ये बच्चे बच्चा हमारा है। जी बेटा, द अर्थ इन स्पेस आप लोग ने पेजेस ओपन कर लिए हैं। पेज नंबर 2 मुझे बताइए। ओके, the earth is like a huge ball. We call this shape a sphere. It is not quite round, but it's flattened at the top and the bottom at the north and south poles. हम पैरा नंबर फर्स्ट पैरे पर हैं, पेज नंबर 2। तो जो हमारा जो द अर्थ इन स्पेस यानी ज्योग्राफी, हम अभी आज हमने पेज 2 स्टार्ट लिया है। तो ये क्या है? 2 वर्ड से मिलकर बना है ज्योग्राफी। ठीक है, जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ अर्थ, और द अर्थ इन स्पेस का मतलब है दुनिया स्पेस में। तो बेटा आगे क्या है कि हमारी जो दुनिया है वो एक गेंदनुमा है। हम इस शेप को क्या कहते हैं? टीचर स्फीयर आपकी आवाज बोलते सही नहीं आ रही। हैं। बेटा मैं काफी लाउड बोल रही हूँ, मैं देख लेती हूँ। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? जी। तो हमारी जो दुनिया है वो एक गेंदनुमा है, हम इस शेप को स्फीयर बोलते हैं। हमारी दुनिया बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि कैसी है? चपटी है, ऊपर से और नीचे से, यानी टॉप से और बॉटम से। ऊपर से नीचे यानी टॉप से और बॉटम से। तो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल से जमीन फ्लैट और चपटी है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम स्फीयर बोलते हैं क्योंकि वो हमारी जो जमीन है वो फ्लैट और चपटी सी, यदि फ्लैट है इस तरह की है तो हम उसे स्फीयर बोलते हैं। hundreds of years ago people had various ideas about the earth. Some people टीचर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। एक और बच्चे ने भी लिखा है वो। अब आ रही है आवाज? जी बेटा बोलिए, अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है मेरी? आप मुझे बताइए तो, वॉइस आ रही है आपके पास मेरी? टीचर हमारे पास आ रही है। ओके बेटा, जिनके पास नहीं आ रही बेटा वो जरा खुद देख लीजिए अपना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अच्छा बेटा, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ क्योंकि अभी तक मैं कर नहीं पा रही थी। जी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये जीके का कितना पड़ेगा? मेरा जब से मिलजुल के देखिए अब स्क्रीन शेयर होगी आपके पास। तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जी आप अपनी बुक में देखते रहिए। People had various ideas about the earth. Some people thought it was flat. Most believed that the earth was the center of the universe. They thought the sun and the planets moved around the sun. अभी क्या है कि बहुत सालों पहले
लोगों के जमीन के बारे में अलग अलग आइडियाज थे। कुछ लोग समझते थे कि जमीन सीधी है, यानी कि चपटी सी है। कुछ यकीन रखते थे कि हमारी जमीन यूनिवर्स के सेंटर में है। और यूनिवर्स क्या है? हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारी अर्थ है, हमारे स्टार्स वगैरह हैं। जैसे कि ये टुडे वी नो क्वाइट अ लॉट अबाउट द अर्थ, द अदर्स प्लैनेट्स, द सन, द स्टार्स एंड स्पेस। क्या है कि यूनिवर्स में क्या क्या है? हमारे प्लैनेट्स आते हैं, इसमें अर्थ है, स्टार्स वगैरह हैं। किस में आते हैं ये सब? हमारी अर्थ में, यानी कि यूनिवर्स में, है ना? आप देख सकते हैं ये तो सारी चीजें यूनिवर्स में आती हैं। Astronauts have been into space in spaceships. Man has even landed on the moon. अब नीचे आप देखिए मशीन्स। अब मैं थोड़ा सा क्लोज करके कर देती हूँ। Machines called space props have been sent out into space to find out more about the universe. Satellites orbit, go around the Earth. They receive and send radio and television signals and gather and send information such as high quality images of space back to the Earth. Some satellites images have been used to improve maps. अब क्या है कि जो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, कौन होते हैं? वो लोग हैं जो कहाँ जाते हैं? स्पेस पर जाते हैं। उन्हीं को कहते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स। किसको कहते हैं? जो स्पेस पर जाते हैं। जो जैसे ये स्पेस शिप से कहते हैं हम, ये कहते हैं हमें स्पेस शिप कहते हैं इसको, जिसमें बैठकर खला नवाज जो हैं वो ऊपर जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं। ये ऐसी शिप्स होती हैं जो स्पेस में जाती हैं, यानी खला में जाती हैं, जिनमें बैठकर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं। तो एस्ट्रोनॉट स्पेस में, यहाँ तक के लोग आजकल तो लोग जो है मून पर भी पहुंच चुके हैं, यानी इंसान चांद पर पहुंच गया। तो पता ही है आप लोगों को, चांद पे पहुंच चुका है इंसान, और खला में भी जाते हैं। तो कुछ मशीनें जिनको हम कहते हैं स्पेस प्रॉप्स, ये क्या है? ये कुछ मशीनें हैं जो हमको स्पेस में भेजी जाती हैं। ये मशीनें स्पेस में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? ताकि स्पेस के बारे में पता करने के लिए उनको स्पेस में छोड़ दिया जाता है, वहां का पता करने के लिए भेजते हैं। तो ये मशीनें क्या होती हैं कि स्पेस में ही घूमती रहती हैं, है ना? ये मशीनें स्पेस में घूमती रहती हैं। इनमें से कुछ इसमें इंस्ट्रूमेंट्स जैसे लगे हुए होते हैं, जिनकी मदद से ये स्पेस में या किसी दूसरे प्लैनेट्स में क्या हो रहा है या स्पेस में क्या हो रहा है, तो इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम यूनिवर्स में क्या हो रहा है, यूनिवर्स कैसे चल रही है हमारी, इसके बारे में पता लगाने के लिए हम इन जो है वो स्पेस प्रॉप्स को भेजते हैं। ये लोग भेजते हैं जो साइंसदान है। तो और सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट वो है जो भी हमारी अर्थ का चक्कर लगाती है। सैटेलाइट भी एक मशीन है जो हमारे अर्थ के आसपास घूमती रहती है, यानी राउंड करती है। ये क्या करती है कि ये बाहर के सिग्नल्स वगैरह जो होते हैं, इसका ये काम होता है कि ये रेडियो सिग्नल्स को कैच करता है, रेडियो वेव्स जो होती हैं इनको कैच करता है, टीवी के सिग्नल्स को कैच करता है, जमीन की तरफ वो भेजता है। बेटा आपको समझ में आ रही है मेरी बात? जी। तो इन सैटेलाइट्स का और स्पेस प्रॉप्स का क्या मतलब होता है? क्यों भेजते हैं? ताकि वहां के सिग्नल्स को जमीन पर, लैंड पर यानी भेज सके, हमारी अर्थ पर भेजें, जो हाँ रेडियो सिग्नल्स को कैच करते हैं और टीवी के सिग्नल्स को कैच करते हैं जमीन की तरफ भेजने के लिए। और स्पेस की जो पिक्चर्स होती है ना, उसको भी क्लिक करके अर्थ पर सेंड करता है। क्या करता है? कौन? सैटेलाइट और स्पेस प्रॉप्स। जैसे हम रेडियो चलाते हैं या हम टीवी देखते हैं, तो कहीं और शूटिंग हो रही होती है, जैसे कि लंदन में कोई मैच हो रहा है, तो हम यहाँ पे लाइव किस तरह से देखते हैं, बताएंगे आप लोग? किस तरह से हम लाइव देखते हैं? इन्हीं सैटेलाइट से, इन्हीं हाँ स्पेस प्रॉप्स से। अगर वहाँ लंदन में, क्या हम वहाँ लंदन में तो झाके नहीं देख रहे ना, हम तो पाकिस्तान में बैठ के वहाँ मैचेस वगैरह या कुछ और देख रहे होते हैं। तो लाइव जो हो रहा होता है वो इन्हीं सैटेलाइट्स और स्पेस प्रॉप्स की वजह से ही होता है, उसके सिग्नल्स की वजह से, जो वो कैच करते हैं और फिर अर्थ पर भेजते हैं। तो ये सैटेलाइट के जरिए इधर उधर जा रहे होते हैं और हम
स्पेस की जो पिक्चर्स भी होती हैं हम सैटेलाइट की मदद हेल्प की मदद वजह से हम क्लिक करते हैं और फिर वो हमें मिल जाती हैं और फिर हम उसे यूज करते हैं। तो कुछ तस्वीरें जो हम कला की होती हैं हमारे पास वो भी इसी वजह से ही होती हैं। तो कुछ सैटेलाइट की इमेजेस भी मैप को बनाने में हेल्प करती हैं। मैप बनाने के लिए भी जो होती हैं वो यही पिक्चर्स जो है हम उसी से तो मैप बनाते हैं, पिक्चर्स हमें मिलती हैं तभी तो मैप बनते हैं ना। अगर ऐसे अगर वो वहां पे क्लिक ना हो, पिक्चर्स हम तक ना पहुंचे तो हम मैप कैसे बना सकते हैं? उस पिक्चर्स को देख के ही बनाते हैं। अच्छा, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 देखिए बेटा, ओपन किया हुआ आपने? Yes, teacher. Okay. When we talk about the earth and its movement, we use some special words. Here are some that you should know. जब हम अपनी स्पेस और अर्थ के बारे में कुछ पढ़ते हैं तो हम कुछ स्पेशल टर्म्स भी यूज करते हैं। तो वो हमें आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए वो स्पेशल टर्म्स के बारे में जब हम कुछ अर्थ के बारे में जानने की बात करते हैं या कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या है? ऑर्बिट। The path of the earth around the sun, other planets and satellites also have orbits. अब ये orbits क्या है? सूरज के गिर्द जमीन जो, जी बेटा बोलें। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्लीज लाउडली बोलें, आपस में बातचीत ना कीजिए, सिर्फ इसको पेज नंबर 3 को देखिए, समझिए इसको, कोशिश कीजिए। बातें करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ऑर्बिट क्या है? सूरज के गिर्द जमीन जो मूव करती है, हमारी जमीन का रास्ता है ये, वो रास्ता जिस पर चल के जमीन मूव करती है। किसके गिर्द मूव करती है? सूरज के गिर्द जमीन जो मूव करती है उस रास्ते को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। और जैसे दूसरे सैयारों और सैटेलाइट पे जो ऑर्बिट्स होते हैं इनके भी अपने रास्ते होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? एक्सिस। तो मार्केट में सही आ रही है, अब देखते हैं। एक्सिस देखिए, एक्सिस, this is an imaginary line running from the north pole to the south pole through the center of the earth. The earth is tilted at 23.5 degree on its axis. Axis क्या है? आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, ये डायग्राम देखें, मैं शो कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको क्लोज किया है। तो एक्सिस क्या है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने अर्थ दिखा है, ये देखिए पेज नंबर 3 पर। आप जो ये लाइन देख रहे हैं ऊपर, ये इमेजिनरी लाइन है जो बीच में ड्रॉ की हुई है, यानी कि ये जमीन का एक्सिस है। ऊपर देखिए जमीन का एक्सिस है और जमीन इसके ऊपर स्पिन करती है, यानी कि घूमती है। ठीक है बेटा, घूमती है जमीन इसके। तो यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो घूमती है इसे हम एक्सिस, ये एक्सिस कहलाता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या? उल्टी डायरेक्शन में। जैसे हमारी घड़ी की जो नीडल्स हैं, सुइयां हैं, वो सीधी राउंड करती है ना, ये क्लॉकवाइज करती है, ये एंटी क्लॉक उल्टी तरफ से ये जो है डायरेक्शन होती है इसकी, इसलिए इसको ये एक्सिस कहलाता है। तो ये हमारी जो अर्थ है वो क्या है? थोड़ी टिल्टेड है, यानी कि टेढ़ी है, सीधी नहीं है, टेढ़ी है, टिल्टेड है। तो वो क्या है? 23.5 डिग्री एंगल के ऊपर है वो टिल्टेड। ये देखिए टेढ़ी आपको नजर आ रहा है, ऊपर देखिए एक्सिस, देखिए एक्सिस आपको नजर आ रहा है। तो ये इस पर स्पिन करती है। बट आपकी समझ में आ रहा हो तो मुझे बता दीजिए, तो मैं या फिर मैं दोबारा बताऊं? आप लोगों की आवाज ही नहीं आ रही है मुझे। अच्छा, एक्सिस देखा आपने। आप इक्वेटर देखिए, an imaginary line that runs all the way around the middle of the earth. अब ये इक्वेटर क्या है? दरमियान में जो लाइन आपको ड्रॉ हुई नजर आ रही है ना, जो आपको इक्वेटर नजर आ रहा है, ये जो बीच में ब्लैक लाइन है, ये भी एक ख्याली फर्जी लाइन है जो कि हमारे साइंटिस्ट ने अर्थ के दरमियान में ड्रॉ की हुई है, खुद ही ड्रॉ की हुई है साइंसदानों। अगर हम खला से यानी ऊपर से हम देखेंगे तो जमीन पे ये लाइनें नजर नहीं आएंगी। आप यहाँ से अगर हम देखें तो लाइनें नजर नहीं आएंगी ये, लेकिन क्या है? ड्रॉ खुद ही की हुई है, जिससे इन्हें पता चलता है कि अर्थ का सेंटर कहाँ है। सिर्फ सेंटर मालूम करने के लिए खुद ही इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, ताकि जमीन का अर्थ का सेंटर पता किया जा सके। इसको क्या कहेंगे? इक्वेटर। ठीक है बेटा, ये इक्वेटर है। अच्छा, इसके बाद है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या है?
Hemi means half. The equator divides the earth into the northern and southern hemispheres. ये देखें, ये इक्वेटर है बीच में, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, आपको नजर आ रहा है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये बराबर में साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसे हम नॉर्दर्न हाफ कहेंगे, और ये जो साउथ पोल वाला है इसे हम सर्दर्न हेमिस्फीयर यानी सर्दर्न हाफ कहेंगे। इधर वाला जो है दो हिस्सों में डिवाइड है ना, देखो इक्वेटर के नीचे दो हिस्सों में डिवाइड हुई भी, एक ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और एक ये इधर वाला सर्दर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो सर्दर्न हाफ कहेंगे इसको। जब जमीन को हम इक्वेटर यानी जो इमेजिनरी लाइन है इसे ड्रॉ करते हैं तो 2 हाफ में जब फिर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो वो हाफ जो है वो हेमिस्फीयर कहलाते हैं। आधा हेमिस्फीयर नॉर्थ पोल वाला है और ये आधा जो है वो साउथ पोल वाला है। ये नॉर्थ पोल वाला है और ये साउथ पोल वाला है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सर्दर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, अब क्या है कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शन क्या है? The 4 main points of a compass, north, south, east and west, at called cardinal directions. अच्छा, आपने कंपास रोज तो देखा हुआ है ना, पेज नंबर 7 पे देखिए कंपास जो दिमाग खराब हो गया। जी बेटा, तो आप लोग कंपास रोज देखिए, ये क्या है यह कंपास जी, पेज नंबर 7 पे देखिए, इसके 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। ठीक है, तो ये चारों जो इसकी डायरेक्शंस होती हैं इसको क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस। क्या कहते हैं? कंपास क्या है? कंपास वो होता है जिसको हम अपनी जो जगह होती है, जो डायरेक्शन मालूम करने के लिए, जो हम कंपास को यानी कि जो मैग्नेट होता है उसको हम यूज करते हैं ना डायरेक्शन मालूम करने के लिए किसी भी जगह की। तो ऊपर क्या होता है इसके? नॉर्थ होता है, नीचे साउथ है, साउथ है, और राइट साइड में क्या होता है? ईस्ट, और लेफ्ट साइड पर वेस्ट। तो इन चारों डायरेक्शंस को हम क्या कहेंगे? जी बोलिए, क्या कहेंगे हम चारों को? कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शंस। जी जी, कार्डिनल डायरेक्शंस। अच्छा, अब क्या है? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या है? The directions in between the cardinal directions on a compass, northeast, northwest, southeast and southwest are called intermediate directions. अब आप कंपास रोज वही देख लीजिए आप पेज नंबर 7 पर, जो नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट ये दिए हुए हैं। अच्छा, इसके जो बीच में जो कंपास रोज में जो है वो 4 डायरेक्शंस होती है ना, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट होती है ना, बताएं, देख लिया ना आपने, होती है ना सना? तो इसके दरमियानी जगह को, जो दरमियान पे जो इसके जो स्पेस बचती है, जैसे नॉर्थ से वेस्ट के बीच में जो इसकी स्पेस होती है, वेस्ट से साउथ के बीच में जो स्पेस होती है, आप कंपास रोज देखिए पेज नंबर 7 पर। तो इसके और जो साउथ और ईस्ट के जो बीच में जो इसकी स्पेस है, और ईस्ट और साउथ, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो इसकी जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। ठीक है बेटा जी, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट इंटरमीडिएट है, हम इसे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ कहेंगे। इस तरह हम चारों डायरेक्शन को कहेंगे, जैसे वेस्ट और साउथ के इंटरमीडिएट हैं, इसे वेस्ट साउथ कहेंगे। जो बीच के जो दरमियानी जो जगह होती है उसको हम वेस्ट साउथ कहेंगे, फिर बीच के दरमियानी जगह को साउथ वेस्ट कहेंगे, फिर उसके दरमियानी जगह को ईस्ट नॉर्थ कहेंगे, और फिर आगे सा नॉर्थ वेस्ट कहेंगे इसको। तो ये सारा क्या है? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है। अच्छा, रोटेशन क्या है? द अर्थ स्पिन और रोटेशन रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। इट टेक्स 24 hours और 1 day टू रोटेट वंस। अब क्या है ये? किसी को पता है रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है तो जमीन अपने सर्कल में जो एक कंप्लीट जो चक्कर 24 घंटे में लगाती है उसे क्या कहते हैं? रोटेशन। उसे रोटेशन कहते हैं। जो कंप्लीट जो चक्कर एक जो 24 घंटे का जो एक दिन पूरा कंप्लीट होता है ना, अपने सर्कल में जो अपने मदार में जो वो चक्कर लगाती है जमीन, जो रोटेट करती है, उसको 24 घंटे में एक दिन पूरा काउंट होता है ना, उसे रोटेशन कहते हैं। अच्छा, रेवोल्यूशन क्या है?
रेवोल्यूशन At the same time, the Earth is moving around the Sun. The movement is called as revolution. The Earth takes a year to revolve around the Sun. क्या है ये कि रेवोल्यूशन क्या है? जमीन का सूरज के गिर्द एक साल में जो चक्कर मुकम्मल होता है उसे क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन। जो एक साल में जो चक्कर कंप्लीट होता है उसे रेवोल्यूशन कहेंगे हम। जैसे कि कितने सारे ऐसे महीने आते हैं ना बीच में, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे वो दिसंबर तक जाता है, तो एक साल पूरा जमीन सूरज के गिर्द एक साल में जो चक्कर लगाती है वो पूरा रेवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है बेटा। पेज नंबर 4। मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगी, जरा 1 मिनट दीजिएगा मुझे। आपके अटेंडेंस के लिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। जी जी, मैंने अटेंडेंस के लिए लिया है, तो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा बेटा, पेज नंबर 4। ठीक है। The moon is the Earth's natural satellite. It revolves around the sun. Each complete revolution takes 28 days. मेरी कंची हाँ भाई, अब क्या है ये? पेज नंबर 4 पे हमारा जो मून है वो क्या है? कुछ बताएंगे मुझे? हमारा जो मून है वो हमारी अर्थ का क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। हमारा जो मून है वो हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, यानी ये कुदरती तौर पर हमारी जमीन के इर्द गिर्द क्या करता है? मूव करता है। आप देख सकते हैं, ये आप स्क्रीन पे आप ये पिक्चर देखिए, आपने बुक में देखिए, तो ये कुदरती तौर पे हमारी जमीन के इर्द गिर्द मूव करता है। और ये मूव करता है कितने दिनों में? रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करता है, यानी कि हमारी अर्थ का जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो कितना है? सन के इर्द गिर्द जी 1 ईयर, 1 साल का। यानी कि हमारी जो अर्थ है सन के इर्द गिर्द, सन के जो अराउंड अपना जो रास्ता जो मुकम्मल करती है वो 1 साल में कंप्लीट करती है। ठीक है बेटा। जो हमारा मून है वो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो एक चक्कर है, एक पूरा जो रेवोल्यूशन है वो कितने दिनों में पूरा करता है? 28 डेज में कंप्लीट करता है वो। ये देखें ना, ये अराउंड हो रहा है, ये देखें हमारी अर्थ सन के इर्द गिर्द, जो सन के अराउंड जो अपना रास्ता है, जो हमारी जमीन है सन के इर्द गिर्द घूमती है ना, वो 1 साल में कंप्लीट करती है। और जो हमारा मून है वो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो एक चक्कर है वो पूरा करता है कितने दिनों में? 28 डेज में। ठीक है। मून का अलग है और सन का वो अलग है। 28 डेज है सन का, और मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द जो एक चक्कर है वो पूरा रेवोल्यूशन है वो 28 डेज में कंप्लीट करता है। सफा नंबर 4 पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं। तो मून जो है वो हमारी अर्थ के अराउंड यानी इसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है, और हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव कर रही है। ये देखें ना, है ना। तो हमारी अर्थ के अराउंड, यानी कि दोबारा समझा रही हूँ कि मून हमारी अर्थ के अराउंड यानी इसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं। और हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रही है ना। ठीक है। अच्छा, the rotation of the earth causes day and night. The different seasons and climatic condition on the earth are caused by revolution around the sun and by the tilt of the axis. Places that are close to the equator are generally hot throughout the year. Places that are further away from the equator have different seasons. As the earth turns around, half of it is always facing the sun. It is daytime, the other half is in darkness night. The tilt of the earth on its axis means that at the North Pole, there is 24 hours of daylight for several months over summer mid-April to August, while there's complete darkness for several months during winter, October to early March. At the South Pole, the opposite is true. अब ये क्या है? 24 hours of daylight for 7 months over summer mid-April to August, while there's complete darkness for several months during winter, October to early March. At the South Pole, the opposite is true. अब ये क्या है?
जो अब ये देखें कि हमारे जो सीजन है, जो रोटेशन है, जो हमारे जो सीजन है, हमारी जमीन है जो अपने किस पे घूम रही है, वो एक्सिस पे स्पिन कर रही है। किस पे स्पिन कर रही है? अपने एक्सिस पर। जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था ना, ये देखें, ये देखें, ये एक्सिस पर स्पिन कर रही है। जो ऊपर आपको नॉर्थ पोल और एक्सिस नजर आ रहा है ना, ये हमारी जमीन जो स्पिन कर रही है एक्सिस पर। सही है, आप देखें तो ये क्या है, स्पिन कर रही होती है, यानी कि ये गोल गोल घूम रही होती है। तो हमारी जमीन अपने एक्सिस पर स्पिन करती है, यानी गोल गोल घूम रही होती है। तो हमें इसमें क्या होता है कि इसका अपने एक्सिस पर जो घूमना होता है वो एक दिन में पूरा होता है, यानी खत्म होता है। यानी कि 24 आवर्स में इसकी रोटेशन की वजह से जो हमारे दिन और रात हैं वो बनते हैं। किसकी वजह से? जो एक्सिस के गिर्द जो यानी गोल गोल घूम रही है ना, अपने एक्सिस पर स्पिन कर रही होती है, यानी गोल गोल घूम रही होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसका अपने एक्सिस पर जो घूमना होता है ना, वो एक दिन में मुकम्मल होता है, यानी खत्म होता है, यानी 24 आवर्स में। तो इसकी रोटेशन की वजह से ही हमारे दिन और रात बनते हैं। जैसे कि दुनिया में जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, जो मुख्तलिफ मौसम होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? हमारी अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से ही होते हैं। जो हमारा डे और नाइट है ना, वो किस वजह से होता है? अर्थ की रोटेशन की वजह से। दिन और रात होते हैं ना, जो हिस्सा सन के करीब होता है, सामने होता है, वहां पे दिन होता है। बेटा गौर से सुनिए ना आप, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा, आप बीच में बात करेंगे तो वहाँ जो हिस्सा सन के करीब होता है ना, सामने होता है, वहां दिन होता है, यानी डे। और अगर जितना दूर होता जाएगा इससे, तो वो वहां पे नाइट होगा, नाइट होगी। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं, जैसे कि और दूसरे कंट्रीज हैं, पाकिस्तान में दिन होता तो वहाँ रात हो रही होती है ना, तो इसी वजह से हो रही होती है। इसकी जमीन की अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से डे और नाइट होते हैं ना, तो इस वजह से रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। जो हिस्सा सन के जितना करीब होगा वहां पे दिन होता है, और जो अगर दूर होता चला जाएगा तो वो वहां पे नाइट हो जाएगी। और जो हमारे सीजन, जो हमारे, हाँ अमेरिका में भी जो हमारे सीजन भी होते हैं, वो किस तरह होते हैं? जब अर्थ मूव करती है, सूरज के सामने आती है तो गर्मी हो जाती है ना, और जिस हिस्से में सूरज नहीं है वहां पे क्या होता है? सर्दी हो जाती है ना। जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारे 4 या 5 महीने किसके होते हैं? सर्दी के होते हैं ना। तो इस अरसे में जो हमारा मुल्क है, हमारी जमीन का जो हिस्सा है, वो सूरज से दूर हो जाता है, सर्दी हो जाती है ना। तो वो हमारे जो हिस्सा, हम पाकिस्तान जो है, हमारा हिस्सा जो है, वो सूरज से दूर हो जाता है। और जब गर्मियां होती हैं हमारे यहाँ, यानी कि 7 या 8 महीने, तो इसमें जो हमारी जमीन है वो सूरज के ज्यादा पास आ जाती है। इस वजह से पाकिस्तान में गर्मी हो जाती है, क्योंकि हमारी जमीन सूरज के रोटेट होती हुई सूरज के करीब हो जाती है ना, इस वजह से यहाँ फिर गर्मियां हो जाती हैं। इसके करीब होने की वजह से सामने आ जाती है ना जमीन के, तो इस वजह से वो जमीन सूरज के सामने आ जाती है हमारी पाकिस्तान की, तो वो वहां पर जो है वो करीब होती है, इस वजह से गर्मी हो जाती है। इस वजह से सूरज के घूमने की वजह से और ये मौसम भी आते हैं ना, मुख्तलिफ मौसम होते हैं। जैसे जो इक्वेटर के दरमियान में जो इमेजिनरी लाइन है, जो ड्रॉ की गई है, जो साइंटिस्ट ने जो ड्रॉ की हुई है, तो वो अर्थ के सेंटर पे वो क्या थी? इसके पास जो जो मुल्क वहाँ ज्यादातर जो उसके करीब होंगे इक्वेटर के, वहाँ गर्मी होती है। और ऐसी प्लेसेस जो इक्वेटर से थोड़ी दूर होती हैं, इनमें इस तरह के मौसम होते हैं, यानी मोतदिल मौसम होते हैं, सर्दी गर्मी, मतलब एक इसी तरह के होते हैं। गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, और खिजा भी होती है, बहार भी होती है। जैसे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है ना, ये इक्वेटर से क्या है, थोड़ा करीब है या दूर है? बताइए, हमारा मुल्क पाकिस्तान इक्वेटर के करीब है या दूर है? मिस करीब इक्वेटर के, बेटा अगर करीब होता ना तो हर वक्त गर्मी ही होती है यहाँ पर, सर्दी का तो कहीं दूर 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 तक पता नहीं होता सर्दी का। तो हमारी जो जमीन, हमारे जो पाकिस्तान है, इक्वेटर से थोड़ा सा दूर है, इसलिए हमें यहाँ पे चारों मौसम में हमारे सर्दी गर्मी खिजा बहार इसी वजह से तो है, क्योंकि हम इक्वेटर से थोड़ा दूर हैं। इस वजह से कभी हमारी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है। इतने अच्छे मौसम में हमारे चार खिजा बहार, इस तरह से विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, समर, है ना। और मिडिल ईस्ट देख लें, जैसे कि आप जैसे सऊदी अरब देख लें, दुबई है, मस्कत है, ओमान है, वहां पे क्या है? गर्मियां रहती हैं वहां पे। आपने देखा ना कितनी गर्मी पड़ती है, ओमान में इतनी गर्मी पड़ती है, मस्कत में इतनी गर्मी होती है। वो तो हर चीज एसी पर ही चलती है उनकी, वरना तो आमतौर पे तो हम लोग एसी के बगैर भी बैठ जाते हैं ना रूम में, तो वहां तो नहीं बैठ सकते, तो बहुत गर्मी होती है। तो क्योंकि ये इक्वेटर के करीब हैं ये ममालिक, इसलिए यहाँ गर्मी होती है। तो हमारी जमीन थोड़ी टेढ़ी है, यानी कि नॉर्थ पोल का जो हिस्सा है, इस जगह पर वाकई जो ममालिक है, वहाँ अप्रैल से लेकर अगस्त तक, इन सारे महीनों में सारा दिन रोशनी रहती है। यानी अप्रैल से अगस्त तक जो हमारी जमीन है यहाँ पर रोशनी रहती है,
सूरज सारा दिन निकला रहता है, वहां रात नहीं होती, ठीक है ना। और अक्टूबर मार्च के दरमियानी जितने भी महीने हैं इनमें क्या होता है, इन इलाके में मुकम्मल रात होती है, यानी कि सूरज के सामने आते ही नहीं ये लोग, यहाँ पे मुकम्मल रात होती है। और साउथ पोल पर इसका जो अपोजिट होता है ये हो जाता है, जैसे कि आप पेज नंबर 5 पे देखिए, इट इज समर there between October and March with 24 hours of daylight, and in winter between mid April to August when there is complete darkness. The world is a huge sphere, but we use flat maps to show us part of it. Maps need a clear title, scale and a key to help us to understand them. You will use many different maps in this book. Here is a map of the world showing the continents and oceans. अब क्या है कि पेज नंबर 5 पे देखेंगे, हमारी जो जमीन है वैसे तो गोल है, लेकिन इसके मुख्तलिफ, जैसे इन्होंने ये कहा कि समर में, और जैसे कि हमने पहले कहा था ना कि इन इलाकों में मुकम्मल रात होती है, यानी सूरज के सामने आते ही नहीं ये, तो वहां पे डार्कनेस रहती है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो इसका बिल्कुल उलट है ना। तो हमारी जो जमीन है वैसे तो गोल है, लेकिन इसके मुख्तलिफ इलाके या मुल्क को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लैट मैप यूज करते हैं, हम मैप्स यूज करते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये मैप आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह के मैप यूज करते हैं जिससे पता चलता है कौन सा मुल्क कहाँ वाकई है। मैप को अच्छी तरह समझने के लिए हमें इसके क्लियर करना होता है, टाइटल देखना होता है, एक स्केल होना चाहिए इसके लिए, और यानी कि जिसमें हमें बताया हो कि इस मुल्क में कितना फासला है, और हम लोगों को की भी पता होनी चाहिए, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस कलर या किस सिंबल का क्या ताल्लुक है। तो इस तरह से मैप को यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। हमारा ये जो चैप्टर है ये क्लोज हुआ, और यकीनन आपने इसको समझा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ जो है आपसे बात होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आज ही आप बता सकते हैं बेटा, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हन्नान की मम्मा बोल रही हूँ, सुभान हन्नान की ना। जी जी तो ये पूछना था कि इसके 5 क्वेश्चंस आपने ना पहले करवाए हुए हैं, जी जी। तो बाकी कोई और एक्सरसाइज नहीं है इस चैप्टर की? नहीं, अभी तो ये हम एक्सरसाइज पर भी आएंगे और इंशाल्लाह ताला बच्चों को मैं समझा दूंगी। अभी तो फिलहाल मैंने चैप्टर इनको जी जी बहुत अच्छी तरह डिस्कस कोशिश तो की है अपनी तरफ से। इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन आंसर्स भी करवा देंगे। जी जी, हाँ जी, माशाल्लाह थैंक से यू सो बहुत मच। अच्छे से करवाया है आपने। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके बेटा, वाइंड अप करते हैं क्लास को। टीचर, मैं ठीक, ऐसे की अल्लाह। मम्मा बोल रही हूँ, पिछले जो जी क्लास में जी क्या काम हुआ था? जी, मैं हमारी आपको जो बता है दूंगी। जी जी, लाइट मैं चली आपको गई क्लास थी। जी क्लास के बाद बता दूंगी आपको। जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, चलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। प्लीज वेट मिस्टर नहीं बिलावल
दूसरी करोगे? नहीं, समय नहीं हो रही है। अरे कोई जाओ। खाली है। चली नहीं रही। 7 हो गया मेरा। इसकी भी आवाज आ रही है। उसे नहीं पढ़े 9:40 पे शुरू होगी 10:20 पे खत्म होगी। ज़ेने हाँ जी बेटा, मैं अभी जी मिस फजिया मेरी शादी की क्लास स्टार्ट होगी, तो आप लोग यहीं पे बैठिएगा, कहीं इधर उधर ना होइएगा, क्योंकि मिस शाजिया बस अभी आए, क्लास ज्वाइन करेंगी। और एसएसटी के हवाले से अगर कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि मैं अभी इधर ही हूँ। अगर थोड़ा सा भी कुछ समझ में नहीं आया उधर इन स्पेस के हवाले से, और आपको पीडीएफ इंशाल्लाह मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ से बता देना। क्वेश्चन आंसर्स बेटा आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? तो उसमें से वो आप देख लीजिएगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, और जो मैंने थोड़ा सा ट्रू फॉल्स भी दिए वो भी इजी है। आपको मैंने समझाया ना, तो आप लोग आराम से कर लेंगे, इतना मसला नहीं होगा आपको, ठीक है राफिया? हाँ, और मुझे और कौन मुझसे
जो मुझसे ये कह रही थी अभी, मम्मा कह रही थी कि क्वेश्चन आंसर्स का बता दें, तो वो इंशाल्लाह आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें से भी वो आप करवा दीजिएगा। और मैं मजीद और अगर पूछना चाहेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है बेटा, और एक्सरसाइज टीचर के जो हवाले से भी 29 नोट कर जुलाई को जो लीजिए। क्लास हुई थी ना, उसके क्वेश्चन आंसर बता दे, जो 29 जुलाई को जो क्लास हुई थी। जी जी, हाँ जी बेटा, वो जो है पहले तो अभी आप अटेंडेंस पेज तो कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वो देख लीजिएगा, है ना, और उसमें से कर लीजिएगा। और बाकी ये है कि सर कहाँ मिलेगा पीडीएफ? वो मैं, अच्छा मैं यूँ भी करूंगी कि ऑनलाइन क्लास जब लूंगी ना, तो उसमें भी मैं आप लोगों को समझा दूंगी। अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, उसमें भी मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है बेटा, इसके अलावा अगर कुछ नहीं समझ में आया है कि ऑर्बिट के हवाले से और एक्सिस के हवाले से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिस शाजिया बस क्लास लेंगी तो ज्वाइन करेंगी। मेरी तो क्लास वाइंड अप हो चुकी है, लेकिन मिस टीचर आज का शाजिया कोई तो होमवर्क है क्या? आप लोग सब यही रजिस्टर कीजिएगा, आज वहीं का कोई बैठ के होमवर्क है? मिस शाजिया क्लास ज्वाइन करेंगी। ठीक है टीचर बेटा। आज का कोई होमवर्क है? जी बोलिए आज का कोई होमवर्क है? बेटा। होमवर्क जो है ये तो अब क्वेश्चन आंसर्स ही हैं, वो तो मैं फिर आपको समझा भी दूंगी, है ना, तो आप कर लीजिएगा। और इतना मैंने समझाया कि आप आसानी कर सकते हैं, और अगर इसके हवाले से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप, जो मैंने अभी समझाया है आपको। ठीक है बेटा। अच्छा मिस शाजी क्लास ज्वाइन करेंगी, तो आप लोग यहीं पे स्टे कीजिए, हटिएगा नहीं, ये मिस शाजी की क्लास ज्वाइन कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके टीचर, अल्लाह हाफिज। और सा वेट कर लीजिए मिस शाजिया का। तो कोई स्टार्ट कर दे तो ये ना। अच्छा बेटा, जो कॉपीज में आप लोग काम करेंगे ना, तो आप लोग मार्जिन का ख्याल रखिएगा, डेट वगैरह भी जो आपकी होगी वो डाल लीजिएगा। और जो है सिलेबस तो आपका लिखा हुआ ही है ना। बाकी जो है आप लोग इंडेक्स वगैरह वो भी देख लीजिएगा, प्रॉपर काम कीजिएगा, सही। और राइटिंग का बहुत ख्याल रखिएगा। टीचर आज तो कोई आंसर नहीं है ना। नहीं बस अब मिस हाँ बोले, आवाज नहीं आ रही मेरी। मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज मुझे नहीं आई है, दोबारा बोलिएगा। टीचर आज तो क्वेश्चन आंसर कोई भी नहीं है। जी, क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वो भी वो देख लीजिएगा, उससे कर लीजिएगा। और दूसरे जो है वो मैं भी समझा दूंगी और मजीद आप। ठीक है। तो आप लोग जरा ये कि अच्छी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, अभी से आप लोग शुरू में ही राइटिंग अच्छी रखेंगे ना, तो एंड तक आपके अच्छे ही रहेगा काम। ठीक है बेटा। ओके मिस शाजिया ज्वाइन करिए क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। स्टार्ट कर स्टार्ट, बच्चे हैं बैठे, वेट करते हैं, बच्चे आपका वेट करते हैं। हाँ कर रहे हैं मिस शाजिया। वो पूछ रही है ना। मम्मा तुम्हें क्या मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अस्सलाम बेटा आप लोग? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम मिस। क्या जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। अब हमारी क्लास टाइम शुरू हो रहा है बेटा। सब एक्टिव, बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाइए, कोई लेटा हुआ मुझे नजर ना आए, बिल्कुल सीधे हो जाइए सब। ठीक। अच्छा, आज हमारी इस्लामियात की क्लास है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, और आज हमारा मौजू है अरकान इस्लाम। सब रेडी हैं? सब रेडी हैं? ठीक, चलिए आपने बुक ओपन कर ली अपनी, बुक ओपन कर लीजिए अपनी।
सफ़ा नंबर 9 पे अरकान इस्लाम। स्क्रीन अरकान इस्लाम। तो आपको पता है बेटा कि कितने अरकान इस्लाम कितने हैं? 5 अरकान इस्लाम 5 है। 5 है। अब ये 5 है। ठीक है, 5 है। कौन कौन से बताइए, मुझे नाम बताइए। नमाज, ज़कात, जी, रोजा, मम्मा बता रही हैं। फर्ज, ज़कात, ज़कात, दोबारा से रिपीट कर दिया, बता दोबारा रिपीट हो गया। चले, नमाज, ज़कात, हाँ सही। रोजा, कलमा तैयबा सबसे पहले है। कलमा तैयबा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये हैं अरकान इस्लाम। 4 5 हो गए ना, 4 कैसे हो गए? अच्छा, इस्लाम की मिसाल खैमे की तरह है। कैसे कि वो जिस तरह से एक खैमे के ऊपर छत होती है, तो ऐसे ही इस्लाम के ये 5 अरकान हैं। तो 5 अरकान जो है वो सुतून की तरह हैं, यानी एक घर, खैमे या फिर छत की बुनियाद पिलर या सुतून पर होती है ना। जब हम घर बनाते हैं तो पिलर बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ऐसे ही अरकान इस्लाम की जो बुनियाद है वो इन 5 सुतूनों पर कायम है। कौन कौन से, अब मुझे बताइए। कलमा तैयबा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज, ठीक है। ये 5 अरकानों पर इस्लाम की बुनियाद कायम है। और इनमें से किसी एक का भी इनकार क्या है? इनमें से एक का भी इनकार करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ज़कात, रोजा, हाँ, हज, ज़कात, ठीक है। अच्छा, हमारा दीन इस्लाम, इस्लाम के मायने क्या है? अताअत और फरमाबरदारी के हैं। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं जिनकी अदायगी हर मुसलमान को पर फर्ज है, उसकी ताकीद की गई है। इन अरकान की अदायगी से बहुत से फवायद और फजाइल हासिल होते हैं और उन्हें अदा करने से अल्लाह ताला हमसे राजी होता है, हमसे खुश हो जाता है। अरकान इस्लाम को जिम्मेदारी से अदा करने वाला शख्स एक अच्छा मुसलमान कहलाता है। इस्लाम के 5 अरकान दर्ज झेल हैं। सबसे पहला अरकान है इस्लाम का कलमा तैयबा। कलमा तैयबा क्या है, मुझे पढ़ के सुनाइए। कलमा तैयबा मुझे पढ़ के सुनाइए। जी जी, इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बच्चा, जी जी, ठीक। अच्छा, अब सुनिए, तर्जुमा सुनिए इसका। नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये है कलमे तैयबे का तर्जुमा, मतलब कलमा तैयबे का तर्जुमा, ठीक है। तो अल्लाह ताला की माबूदियत और वहदानियत की गवाही कि वो हमारा माबूद है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, वो वादहु ला शरीक है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये है कलमे तैयबे का मतलब। हमें उसकी अताअत और फरमाबरदारी इख्तियार करना है। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। सबसे पहले तो कि अल्लाह के बारे में कि अल्लाह ताला एक है, वो हमेशा से हमेशा रहेगा, वो वादहु ला शरीक है, उसका कोई सानी और हमसर नहीं है, और उसकी अताअत और फरमाबरदारी इख्तियार करना हम सब पर लाजिम व मलजूम है।
फिर उसके बाद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें हमारी हिदायत के दुनिया में भेजा है। हम सबको उनकी फरमाबरदारी अख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखता है, कादिर है। उसके हुक्म के बगैर कोई चीज भी हरकत नहीं कर सकती। और इंसान की हैसियत क्या है? एक नाइब किसी है, वो सिर्फ उसकी अताअत और फरमाबरदारी कर सकता है और उसके हुक्म अदूली की सूरत में उसे संगीन नताइज को भुगतना पड़ेगा। अब है इस्लाम का दूसरा रुकन। इस्लाम का दूसरा रुकन क्या है बताइए मुझे? इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है? नमाज। ठीक है, रोजाना 5 वक्त दिन में नमाज पढ़ना। नमाज को दीन का सुकून कहा गया है। क़यामत में सबसे जी क्या हो गया? अच्छा मुझे बताइए कौन कौन नमाज पढ़ता है? चलिए मेरा नाम पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल पढ़नी भी चाहिए, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हम पे नमाज 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अच्छा नमाजें हैं कितनी ये बता दीजिए? 5 नमाजें हैं। कौन कौन सी? नाम बताइए। अच्छा ठीक है, नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है और ये हर मुसलमान और मर्द औरत का फर्ज है। बच्चों पर बाले होने के बाद, बड़े होने के बाद नमाज फर्ज हो जाती है। इसलिए मुसलमानों का दिन में 5 नमाजों की वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। और नमाजें कौन कौन सी हैं? फजर सुबह पढ़ते हैं, फिर जोहर दोपहर में, फिर असर शाम में, फिर मगरिब जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं, और फिर आखिरी में इशा की नमाज पढ़ी जाती है। ठीक है, क़यामत के दिन सबसे पहले हमारे सवाल जो होगा वो पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। तो हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, किसी भी हालत में नमाज को छोड़ने का हुक्म नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा बीमारी की हालत में हैं, तो अगर खड़े होने की हिम्मत नहीं है तो बैठकर, और अगर किसी हालत मजबूरी किसी वजह से आप वजू नहीं कर सकते तो तयम्मुम करने का भी हुक्म है। फिर उसके बाद अगर आप में खड़े होने की हिम्मत नहीं है तो बैठकर, और अगर बैठ के हिम्मत नहीं है तो लेट कर हुक्म है, और इशारों से भी हुक्म है कि आप इशारे करके भी नमाज को अदा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा अब उसके बाद तीसरा रुकन है हमारा इस्लाम का, कौन सा है? इस्लाम का तीसरा रुकन कौन सा है? रोजा। रोजा रोजा रोजा। आपकी बुक पे देखिए लिखा हुआ है तीसरा रुकन है रोजा। ठीक है, इस्लाम का तीसरा रुकन रोजा है। रोजा एक हाल है जिससे वो जहन्नुम की आग से बचता है। जो भी रखता है रोजा तो वो जहन्नुम की आग से बच जाता है। सूरह बकरा में शाद होता है तर्जुमा, मोमिनो तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। मुसलमानों के लिए कहा है कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, नबियों पर, रसूलों पर, ताकि तुम परहेजगार बनो। परहेजगारी का मतलब क्या होता है? कि बुराइयों से बचो और अल्लाह की खुशनुदी को अख्तियार करो। ठीक है, रोजा एक फर्ज इबादत है। रोजा गुनाहों से बचने के लिए ढाल का काम देता है। और हमें अपने गरीब, हम क्यों रखते हैं रोजा? कि हमें अपने गरीब और मोहताज भाइयों की भूख प्यास का हमें एहसास होता है कि जिस तरह से वो भूखे प्यासे रहते हैं ना, जब उन्हें खाने को नहीं मिल रहा होता है तो उनके लिए जो है वो इंतजाम नहीं होता है किसी गज़ा का, तो फिर वो भूखे प्यासे रहते हैं। तो रोजा रख के हम क्या करते हैं? हम अपने उन मोहताज भाइयों की भूख प्यास का एहसास करते हैं। रमजान मुबारक का सबसे अहम हिस्सा कौन सा है? रोजा ही है। जिस तरह से 5 नमाजें यानी एक जुमे से हम जुमे तक हमारी हिफाजत करती हैं, इसी तरह से रमजान के रोजे जो हैं वो एक रमजान से दूसरे रमजान तक हमारे लिए ढाल है, हमारी हिफाजत करते हैं। रोजा गुनाहों से बचाता है।
और ऐसा ही रमजान के 30 रोजे रखने के बाद जो शवाल के 6 रोजे रखता है तो वो ऐसा है जैसे कि वो हमेशा से रोजे ही रखने वाला है। रोजा हमारे जिस्मानी सेहत की हिफाजत करता है, हमें बीमारियों से बचाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज की ज़कात होती है, और जिस्म की ज़कात क्या है? जिस्म की ज़कात है रोजा। रोजा। हाँ, जितनी जो बीमारियां होती हैं, जितने होती है हमारे जिस्म के अंदर तकलीफें, वो सब खत्म हो जाती हैं। और इसका बदला कौन देगा? इसका बदला हमें कौन देगा? अल्लाह ताला। जो रोजा हम रखते हैं और जो तक रोजे के दौरान जो हम बुराइयों से बचते हैं सब कुछ, वो तो उसका बदला हमें अल्लाह ताला ही देगा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए रखा जाता है रोजा, इसलिए उसका बदला भी मैं ही दूंगा। हम रोजा रख कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है, बेहतरी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता। और ये हुक्म अल्लाह ताला ने इसलिए दिया है कि तुम रोजों का शुमार पूरा कर दो, यानी जो उसने 30 रोजे दिए हैं ना, उनकी गिनती पूरी कर दो। और इस एहसान के बदले कि अल्लाह ने तुमको हिदायत बख्शी है कि तुम इसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र अदा करो। रोजा हमारे अंदर तकवा, परहेजगारी के एहसास को उभारता है, यानी तमाम नेमतों के मौजूद होने के बावजूद, घर में हर चीज होती है, शरबत भी होता है, फल भी होता है, खाने को भी होता है, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, हम अल्लाह की रज़ा के लिए एक खास वक्त तक भूखे प्यासे रहते हैं। फिर आपस में बातें नहीं करिए ना, आपस में बातें करेंगे तो फिर आप कैसे सुन सकेंगे? अच्छा, अब मुझे बताइए चौथा रुकन कौन सा है? इस्लाम का चौथा रुकन कौन सा है? ज़कात। इस्लाम का चौथा रुकन है ज़कात। ज़कात के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, वातु ज़कात, और ज़कात दिया करो। सूरह बकरा में है, और ज़कात दिया करो। यानी ज़कात है क्या? यानी अल्लाह के माल में से जो हमें अल्लाह ताला ने दिया है उसमें से खर्च करना। ज़कात देने से क्या होता है? गरीबों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। और ये हर मालदार पर जो ज़कात रखता हो, पैसे हो जिसके पास, उस पे फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में कि ज़कात अदा करने वालों के माल में अल्लाह ताला बरकत डाल देता है, यानी दुगने तिगने हो जाते हैं। जब अपने माल की ज़कात निकालता है कोई भी शख्स, तो उसके माल में अल्लाह ताला दुगनी तिगनी बरकत पैदा कर देता है, उसका माल जो है उसमें इजाफा हो जाता है। जो लोग साहिब हैसियत हों उन पर अल्लाह ताला ने सिर्फ फर्ज किया है कि वो अपनी दौलत में से कुछ मखसूस हिस्सा गरीबों पर खर्च करें, ताकि दौलत गर्दिश करती रहे, यानी रखी नहीं रहे, जमा ना होती रहे, बल्कि वो गर्दिश करती रहे, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहे, ताकि दौलत की मोहब्बत में ना घिर जाए और माशरे के जो गरीब लोग हैं उनका भी फायदा हो जाए। और जो शख्स साहिब निसाब हो, यानी देने की इस्तात रखता हो, पैसे मदद करना चाहता हो, वो अल्लाह ताला और नबी अकरम के मुकर्रर करदा निसाब, जो उन्होंने एक निसाब मुकर्रर किया है हमारे अल्लाह उसके रसूल ने, तो उसके मुताबिक वो ज़कात को अदा करे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपकी? ठीक है। अच्छा, हमारे पेश ज़कात की रकम से बैतुल माल यानी इस्लामी खजाना कायम किया था उन्होंने। और ज़कात देने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि गरीबों को खाना मिल जाता था, और जिस माल की ज़कात निकाली जाती थी उसमें बरकत होती है। और ज़कात की रकम से जिन गरीबों को पेट भरता है, जो लोग उससे फायदा हासिल करते हैं, उनके घर का राशन वगैरह आ जाता है, वो क्या करते हैं, वो दुआएं देते हैं। और दुआओं के असर से क्या होता है, अल्लाह ताला ज़कात देने वालों के माल में बरकत अता फरमा देता है। दूसरों की मदद करने से अल्लाह ताला ना सिर्फ खुश होता है, बल्कि अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है।
तो मुसलमानों में भी क्या होता है, अल्लाह ताला की खातिर दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा हो जाता है और वो माल जमा नहीं करते। अब इस्लाम का 5वां रुकन है हज। हज इस्लाम का 5वां रुकन है। हज उन तमाम मुसलमानों पर चंद शराइत के साथ, मसलन शर्तें क्या है उसमें, रास्ते महफूज हो, खवातीन के साथ उनके महरम हो, फर्ज है, जो साहिब इस्तिताअत हो, जो हैसियत रखता हो, उसके लिए फर्ज है हज, और वो सेहतमंद भी हो, यानी जो उसकी हज की सोबतें हैं वो बर्दाश्त कर सके, जो मुश्किलात पेश आती हैं हज करने में तो वो उनको बर्दाश्त कर सके। आज से हजारों साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह ताला की इबादत के लिए एक छोटा सा घर बनाया था, खाने काबा, जिसे अल्लाह ताला ने कयामत तक मुसलमानों के लिए किबला करार दे दिया। तो हर साल लाखों मुसलमान हज अदा करने मक्का मौजमा जाते हैं। हज में मुसलमानों का आलमगीर इज्तिमा होता है। आलमगीर इज्तिमा का मतलब क्या है कि बहुत सारे मुल्कों से, जगह जगह से बहुत सारे इलाकों के, मुल्कों के लोग आए हुए होते हैं, तो एक बहुत बड़ा इज्तिमा वहाँ पे हज के दौरान जमा हो जाता है। ये ना सिर्फ इस्लाम का बुनियादी रुकन है बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों का मजहबी एक जगह जमा होने का, जैसे मस्जिद में आप जाते हैं तो एक जगह जमा होकर नमाज पढ़ते हैं ना, ऐसे ही खाने काबा जाके, मक्का मुकरमा जाके आप हज का फरीज़ा अदा करते हैं। तो ये दुनिया भर के मुसलमानों का मजहबी और सकाफती इज्तिमा भी है। सकाफती इज्तिमा किस तरह से है, वहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे जो है वो अपने कारोबार के भी उनके जो है मौके उनको मिलते हैं, चीज़ों का लेन देन, कारोबार करना, ये मौके भी उनको हासिल हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे से मुलाकात होती है, एक मुल्क से दूसरे मुल्कों के लोगों की, और उनकी सकाफत का पता चलता है और लेन देन और कारोबार भी इससे चल जाता है। ये तो था हमारा सबक अरकान इस्लाम से मुताल्लिक, लेकिन आपकी समझ में आ गया होगा। सब बच्चों ने सुना, सबके समझ में आया कि अब मुझे बताइए, अब मैं छोटे छोटे से आपसे सवालात करती हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए, फिर मैं जब पता चलेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। अब मुझे बताइए सबसे पहले तो कि अरकान इस्लाम कितने हैं? 5 है। 5 हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? रोजा, ज़कात, अच्छा, ठीक, शाबाश, बिल्कुल सही, शाबाश। सब बच्चों ने जवाब बहुत अच्छे दिए, इसका मतलब आपने लेक्चर मेरा गौर से सुना। और अच्छा मुझे बताइए कि मुसलमानों को दिन रात में कितनी नमाजें फर्ज है? एक दिन में कितनी नमाजें फर्ज है? नमाजें हैं कितनी? 5 नमाजें हैं और 5 नमाजें मुसलमानों पर फर्ज हैं, फर्ज इबादत है, ठीक है। अच्छा अब नमाजों के नाम बताइए। ठीक 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 है। अच्छा अब मुझे बताइए ज़कात देने का क्या फायदा होता है? ज़कात के मुतालिक आपने सुना ना, ज़कात देने का क्या फायदा होता है? माल में बरकत होती है। माल में बरकत होती है, ठीक है। और अल्लाह ताला जो खुश होता है, परेशानियों को दूर करता है हमारी, और अल्लाह की मोहब्बत में, ठीक, अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल खर्च करने की हमें आदत भी पड़ जाती है, ठीक है, और गरीबों की मदद हो जाती है। गरीबों की मदद हो जाती है, और सबसे बड़ी बात तो अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं, अल्लाह ताला खुश होता है हमारे इस अमल से और हमें दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा होता है, ठीक। अच्छा अब मुझे बताइए कि हज किन मुसलमानों का फर्ज है? हर मालदार पे फर्ज है। हज किन मुसलमानों पर फर्ज है? हर मालदार पे फर्ज है। 5 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 है।
जी हर दोबारा से कहिएगा। हज उन मुसलमानों पर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत हों, यानी हैसियत रखते हो, उतने पैसे हों उनके पास कि वहां वो जाके हज अदा कर सकें और उनकी सेहत भी अच्छी हो, सेहतमंद हो। तो हज में अखराजात होते हैं ना, हज के लिए जाने के लिए पैसे खर्च होते हैं, तो वो उनके पास हो और दूसरे वो सेहतमंद हो। ठीक है, तो उन लोगों पर हज फर्ज है। अच्छा, अब आप अपनी बुक में देखिए सफा नंबर 12 सफा नंबर 12 पे देखिए, दर्ज से जुमलों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। ये काम हमें बुक में ही करना है, बुक का काम बुक में ही होगा। बस करो, रास्ते बनाया करो, रास्ते खत्म करो। इस्लाम के मायने अतात और फरमाबरदारी के हैं। बैकग्राउंड से जो आवाजें आ रही हैं प्लीज आप जरा सा ख्याल करिए। इस्लाम के मायने अतात और फरमाबरदारी के हैं, ये सही है या गलत है? सही है। इस्लाम के अरकान पर अमल करने से, नंबर 2 है, इस्लाम के अरकान पर अमल करने से नुकसान होता है। अगर हम इस्लाम के अरकान पर अमल करेंगे तो क्या हमें नुकसान होगा? गलत है ये, गलत है ये। इस्लाम के अरकान पर अमल करने से हमें बहुत फायदा होता है, हमारी जिंदगी संवर जाती है। नंबर 3, नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। सही, ठीक, बिल्कुल सही। नंबर 4, रोजा रखकर बुरी बातों से नहीं बचना चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए रोजा रख के। नहीं, बुरे काम नहीं करने चाहिए, उससे रोजा जो है हमारा खराब हो जाता है। ठीक है, रोजे में किसी भी बुरे अमल को करने से हमारे रोजा जो है वो फासिद जाता है, खत्म हो जाता है। ज़कात देने से खुदगर्जी का जज्बा पैदा होता है, हम खुदगर्ज हो जाते हैं। नहीं ना, ऐसा नहीं है ना। ज़कात देने से क्या होता है, अल्लाह ताला हमारे माल में बरकत देता है, अल्लाह ताला हमसे राजी होता है, खुश होता है ना। सबने मार्क कर लिया? सबने मार्क कर लिया? सब बच्चों निशान लगा लिए सही और गलत के? यस। चलिए, अब है खाली जगह। खाली जगहों में सही लफ्ज मुंतखब करके लिखिए। नंबर 1, कलमा तैयबा इस्लाम का डैश रुकन है। पहला रुकन है, ठीक है। ये ऑप्शन दिए में तीसरा, पहला और पांचवा। नंबर 2, मुसलमानों पर एक दिन में डैश नमाजें फर्ज हैं। 1, 8, 5। ठीक ठीक ठीक, सही, बिल्कुल सही। नंबर 3, फर्ज रोजे डैश के महीने में रखे जाते हैं। रमजान। सवाल हज के महीने में या रमजान के? रमजान। ठीक, शाबाश। नंबर 4, हर साल लाखों मुसलमान डैश अदा करने मक्का मौसमा जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ज़कात, नमाज या हज? हर साल लाखों मुसलमान हज अदा करने मक्का मौसमा जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब। नंबर 5, डैश इस्लाम का चौथा रुकन है। ज़कात। कौन सा रुकन? ज़कात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब आपने मेरा लेक्चर गौर से सुना, ठीक है। अच्छा, अब हमने सही और गलत भी कर लिए और खाली जगह भी, मुमकिन खाली जगह भी हमने कर ली। अब इससे मुतालिक आपको कोई सवाल करना हो तो कर लीजिए। कोई सवाल आपके जहन में आ रहा हो? चले हम अपनी क्लास लीव करें, हम अपनी क्लास लीव करें। अपनी क्लास करना है। नहीं बेटा, मैं आपको पीडीएफ दूंगी, आपको मैं पीडीएफ दूंगी, फिर आप सवाल जवाब करिएगा, ठीक है बेटा? सही है, पीडीएफ दूंगी मैं आपको, तो फिर आप जो है वो अपनी कॉपी में इसके सवाल जवाब कर लीजिए। आप सब बच्चों का नाजरा हुआ है? सब बच्चों ने नाजरा किया हुआ है कॉपी में? नो टीचर।
नहीं किया होगा। अच्छा, जब हम क्लास में थे, तो हमने सूरह कौसर का तर्जुमा किया था, ठीक है। फिर हमने इल्म इजाफे की दुआ का तर्जुमा किया था, ठीक है। और नमाज का चार्ट बनवाया था मैंने आपको क्लास में। तो जिन बच्चों ने ये काम नहीं किया हुआ नाजरा का, वो कर लीजिए, मैं PDF भी आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है बेटा। चले, बहुत सारी दुआओं के साथ अपना हाँ जी, कहिए। सवाल जवाब नहीं करवाया। पहले चैप्टर के सवाल जवाब ईमानियात और इबादत के, यस जी, वो उसके भी सवाल जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं नाजरा की बात करी थी, अपने क्लास में करवाया था। नाजरा के बाद मैं ईमानियात और इबादत की आपको PDF सेंड करूंगी, फिर उसके बाद अरकान इस्लाम की, ठीक है बेटा, 1 बाय 1। टीचर कहाँ सेंड कर देंगे? यूनिवर्सिटी पे या आपके इस पे, आपके ग्रुप पे, जी आपके ग्रुप पे सेंड कर दो। यूनिवर्सिटी का पासवर्ड क्या है? यूनिवर्सिटी का पासवर्ड, यूनिवर्सिटी पे क्लिक करिएगा, ऑन हो जाएगा। पहले भी तो आप यूनिवर्सिटी से काम लेते थे ना। पता। अच्छा बेटा, अब टाइम हमारा, आपको क्या, अब आपकी दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारी दुआओं के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।